डिस्क्रिमिनेशन के भी दो टाइप्स हैं, एक एक्सप्लॉयटेटिव जहां पर शोषण किया जाता है या आप स्लेवरी भी कह सकते हैं, और दूसरा प्रोटेक्टिव जहां हम किसी एक वर्ग को बचाने के लिए भेदभाव करते हैं। ये भेदभाव बेशक से हो रहा है, लेकिन हम उस वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सब कर रहे हैं, जैसे आपने किया जाता है यहां पर। लेकिन अगर बात महिलाओं की करें तो उनके लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही है, जहां अगर वो मेरिट में भी आ जाएं तो भी महिलाएं उतनी ही सिलेक्ट की जाएंगी जितनी सीटें उनके लिए आरक्षित की गई। मेरिटोक्रेसी को अगर आप आसान भाषा में समझें तो जब भी हम ग्लोबल लेवल पे compete करते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस कैटेगरी से आ रहा है, वो जनरल कैटेगरी से है या फिर रिजर्व कैटेगरी से। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे कंक्लूड करना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं उनके हिसाब से ये सही चीज है, लेकिन जिन्हें ये नहीं मिलता वो इसके विरोध में रहते हैं। कोई भी अगर बैलेंस्ड पोजीशन या सेंट्रिक अप्रोच के साथ इसे समझे तो आप इसको खुद कंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए आज इस टॉपिक में ज्यादा डीप में ना जाते हुए सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इंडिया में रिजर्वेशन जरूरी है या नहीं। रिजर्वेशन का मेन पर्पस लोगों में इक्वालिटी के लिए रखा गया था ताकि डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए। हम जनरली डिस्क्रिमिनेशन को एक नेगेटिव टर्म में देखते हैं और इक्वालिटी को पॉजिटिव, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है, जैसे जहां हमें डिस्क्रिमिनेशन से पॉजिटिव अप्रोच मिलती है और इक्वालिटी से नेगेटिव। इसी बात को क्लियर करने के लिए हम पहले डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी को अच्छे ढंग से समझते हैं। इक्वालिटी दो टाइप्स की है, एक नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। नेगेटिव इक्वालिटी में रूल ऑफ लॉ है, जहां कोई भी किसी भी कंडीशन में एक सेट ऑफ रूल से ऊपर नहीं है, जहां हर एक परिस्थिति में सभी लोगों को एक बराबर दर्जा मिलेगा। सुनने में तो ये कहीं से भी नेगेटिव नहीं लगता, लेकिन इसमें नेगेटिव ये है कि हर इंसान एक बराबर नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक बच्चे और एक बड़े इंसान को एक ही प्लेटफॉर्म पर कंपीट करवाएं, या फिर किसी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को एक हट्टे कट्टे पहलवान के साथ मुकाबला करवाएं, जहां पर सबके लिए सिर्फ एक ही रूल है और कंडीशन कैसी भी हो, तो ऐसी इक्वालिटी कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। दूसरी ओर नेगेटिव इक्वालिटी में बेशक एक बराबर प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इसका मकसद सभी को एक बराबर दर्जा देने का है। जैसे आपने रेस ट्रैक को देखा होगा, जो एक राउंड शेप में होता है, और हर एथलीट के लिए अपना एक ट्रैक होता है जिसमें उसे दौड़ना होता है। लेकिन आपने देखा होगा हर एथलीट को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग स्टार्टिंग पोजीशंस मिलती हैं, लेकिन फिनिश लाइन सभी के लिए बिल्कुल एक बराबर होती है। अगर यहां पर देखा जाए तो बेशक से स्टार्टिंग में देखने के लिए इक्वालिटी नहीं थी, लेकिन मकसद इक्वालिटी का ही था। ये इसीलिए क्योंकि जितने भी ट्रैक हैं उनका डायमीटर अलग अलग है। जैसे सबसे अंदर दौड़ने वाले एथलीट के लिए जो ट्रैक दिया गया है उसका रेडियस सबसे कम होगा, और जिसका ट्रैक सबसे बाहर होगा उसका ट्रैक लेंथ में सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर रेस 100 मीटर की होगी, शायद सबसे अंदर वाले एथलीट का रेडियस इतना कम होगा कि उसे पूरा 100 मीटर भी ना दौड़ना पड़े, और हो सकता है कि सबसे बाहर वाले को उसी का 1.5 से 2 गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़े। इसीलिए उनकी स्टार्टिंग पोजीशन ऐसे रखी होती है कि कोई भी एथलीट किसी भी ट्रैक से शुरुआत करे तो उसे एक बराबर डिस्टेंस कवर करना होता है। इसे इक्विटी कहते हैं, जहां मकसद इक्वालिटी का ही है, चाहे फिर उस इक्वालिटी को लाने के लिए इनइक्वल ही क्यों ना होना पड़े। डिस्क्रिमिनेशन के भी दो टाइप्स हैं, एक एक्सप्लॉयटेटिव जहां पर शोषण किया जाता है या आप स्लेवरी भी कह सकते हैं, और दूसरा प्रोटेक्टिव जहां हम किसी एक वर्ग को बचाने के लिए भेदभाव करते हैं। ये भेदभाव बेशक से हो रहा है, लेकिन हम उस वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सब कर रहे हैं। जैसे आपने ट्रेन, बसेस, मेट्रो में देखा होगा कि कुछ सीटें महिलाएं, बुजुर्ग या फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए आरक्षित रहती हैं। ये भेदभाव जरूर हो रहा है, लेकिन उसका एक अच्छा मकसद है। इसीलिए किसी भी देश में समानता को लाने के लिए सबसे पहले एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाता है, ताकि वो देश इक्वालिटी के एक नेगेटिव फेज तक पहुंच जाए, जहां पर सभी के लिए एक बराबर रूल्स होते हैं। और अगर समानता को और ज्यादा बढ़ाना है तो उस देश में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को लाया जाता है, ताकि इक्वालिटी के पॉजिटिव फेस को अटेन किया जाए। ये जो भी बातें हम कर रहे हैं ये इंडिविजुअल लेवल पर है,
और अगर हम सोसाइटी के बेस पर बात करें तो सिर्फ नाम चेंज कर देंगे और बोलेंगे अफर्मेटिव एक्शन, जहां पर जन कल्याण के लिए पॉजिटिव एक्शंस को लाया जाता है। अफर्मेटिव एक्शन में प्रेफरेंसेस और रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं। प्रेफरेंसेस का मतलब है कि कंपटीशन तो एक ही लेवल पर होगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उसमें कुछ एक विशेष वर्गों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या मार्क्स दिए जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि उस विशेष वर्ग ने जो भी समस्याएं या दिक्कतें झेली हों तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिजर्वेशन का मतलब है कोटा। हमारे देश में अभी 2 टाइप्स की रिजर्वेशन चलती है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में सभी वर्गों का कोटा फिक्स है, जैसे एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ये रिजर्वेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर दी जाती है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ओबीसी की जनगणना जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से निकाली जानी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, या आप कह सकते हैं कि किसी भी सरकार ने इन आंकड़ों को जनता के सामने नहीं लाया है। दूसरा वर्टिकल रिजर्वेशन में अगर कोई विशेष वर्ग से आने वाला मेरिट में जगह बना लेता है तो उसे अपने कोटे की जगह अब मेरिट की सीट मिल जाती है और उसकी रिजर्व सीट में उसी के वर्ग से दूसरे लोगों को चांस दिया जाता है। मतलब जो मेरिट में जगह बना लेता है उसे जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाता है। यहां पर लेकिन अगर बात महिलाओं की करें तो उनके लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही है, जहां अगर वो मेरिट में भी आ जाएं तो भी महिलाएं उतनी ही सिलेक्ट की जाएंगी जितनी सीटें उनके लिए आरक्षित की गई थी। भारत का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है, जहां पर वर्ण सिस्टम था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इन सभी की अलग अलग भूमिकाएं थी। जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ और शिक्षा का अधिकार रखते थे, क्षत्रियों के पास सेना और रक्षा का अधिकार था, वैश्य बिजनेसमैन थे और शूद्र लेबरर का काम करते थे। बाकी निचली जातियों को तो इंसान ही नहीं समझा जाता था। अगर ध्यान दें तो इतनी सालों से इन सभी वर्गों के पास अपने काम में 100% आरक्षण था। जब इतनी सालों से शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही था तो बाकी जातियां कैसे शिक्षा लेते और पढ़ लिख कर अपना और आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करते। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो ये सिस्टम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहुंच गया। भारत में रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, जॉब्स, एजुकेशन जैसी जगह में दी जाती है। जैसे किसी खास पॉलिसी में किसी विशेष वर्ग को ही इंक्लूड किया जाता है। जैसे मेट्रो, ट्रेन, बसेस में कुछ सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। रिजर्वेशन के ऊपर जब भी डिबेट होती है तो हमारे सामने कुछ एक कॉमन पॉइंट्स हैं जो बार बार देखने को मिलते हैं। जैसे जो लोग इसके फेवर में हैं उनका यह मानना है कि रिजर्वेशन से सोसाइटी में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देखने को मिलती है, जहां से हर वर्ग के लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। और डेमोक्रेसी में जब सभी की भागीदारी होगी तो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को देश में खड़ा किया जा सकता है। जो लोग इसके खिलाफ हैं उनका यह मानना है कि ओरिजिनली जो सिस्टम है ये प्रोटेक्टिव टाइप था, जो कि अब एक्सप्लॉयटेटिव बन चुका है। उनका यह मानना है कि जो इसके असली हकदार हैं क्रीमी लेयर के चलते उनका असली हक उनको नहीं मिलता। और कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जो गलतियों की वजह से आज रिजर्वेशन देनी पड़ रही है तो ये गलतियां उनके पूर्वजों ने की है, तो जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उन्हें ये सब कुछ क्यों भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ना जाने कितने सारे तर्क देखने को मिलते रहेंगे जो सिर्फ प्रॉब्लम के पीछे भागने वाली बात होगी। रिजर्वेशन के ऊपर ही अगर हम पूरा फोकस करेंगे तो हम मेरिटोक्रेसी में पीछे रह जाएंगे। मेरिटोक्रेसी को अगर आप आसान भाषा में समझें तो जब भी हम ग्लोबल लेवल पे compete करते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस कैटेगरी से आ रहा है, वो जनरल कैटेगरी से है या फिर रिजर्व कैटेगरी से। आपने स्पोर्ट्स में भी ध्यान दिया होगा कि वहां पर खिलाड़ी की प्रतिभा के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, उसी पर फोकस रखा जाता है। आजकल के ग्लोबलाइजेशन के दौर में मेरिटोक्रेसी और रिजर्वेशन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। और रिजर्वेशन का सही मतलब भी तब सामने आता है जब ये असली हकदारों को मिलती है। शायद जब ये सब चीजें होंगी तो जो लोग इसके खिलाफ हैं तो उन लोगों के अंदर भी रिजर्वेशन मिलने वाले लोगों के लिए एक त्याग की भावना आएगी। जैसे हम परिवार में जब किसी को कम या ज्यादा मिलता है तो हम एक दूसरे के लिए त्याग और प्यार की भावना रखते हैं। और जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और ये समझते हैं कि रिजर्वेशन से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये वो लोग हैं जो अपनी सब्सिडी को छोड़ने के लिए भी 100 बहाने ढूंढते हैं।